तो नाउ विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. So what is electric field? So what we see here is electric field is region around the charged particle. Which region? Where the charged particle influences other charged particle. Okay. So अगर ये charged particle यहाँ पे रखा हुआ है, then the field क्या बोलते हैं, मतलब field क्या है कि something which influences other charged particle if it is placed nearby. सपोज अपन ये बोलते हैं कि अगर अपन ने यहाँ पे चार्ज क्यू डैश रखा है यहाँ पे, then this charge q dash will experience force. This q dash will experience force. Experience force because of q, right? So now what if you remove q dash from here? What if I remove q dash from here? And if I place q dash here, what is that is here because of which q dash is experiencing force, right? अगर q dash को यहाँ से हटा दिया तो यहाँ पे क्या बचा है, और अगर q dash को वापस यहाँ पे रखा तो इस q dash पे फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? Then we say that because of this q, here there is a electric field E. यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट करता है, and this electric field E is responsible for the force on this charge q dash. क्योंकि ये कांटेक्ट में तो है नहीं, ये तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए q की वजह से, जिसकी वजह से q डैश पे फोर्स लगा है. तो वो कुछ जिसकी वजह से q डैश पे फोर्स लगा है ना, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो उतार लो डेफिनेशन जो मैंने तुम्हारे को समझाई इलेक्ट्रिक फील्ड की. फील्ड इज the reason for because of which any charge if it is placed at that point will experience the Coulomb force. Okay, तो मतलब ऐसा नहीं कि q डैश को हटा देंगे तो वहां पे कुछ भी नहीं है. q डैश को रख के तो हम वहां पे जो फोर्स q डैश पे लग रहा है ना, उसे मेजर करेंगे, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके. सो व्हाट इज, सो अब E तो फिजिकली तो डिफाइन कर दिया, लेकिन अब उस E की वैल्यू क्या होगी? सो वी से E इज इक्वल टू द फोर्स experienced by the unit पॉजिटिव चार्ज. मतलब अगर q डैश +1 कूलम हो, +1 कूलम हो, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है q डैश पे, विच इज 1 कूलम, +1 कूलम, तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर है, इनफैक्ट डायरेक्शन भी. ओके, तो ये जो फोर्स +1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर डिफाइन कर दिया. तो अगर ये q चार्ज है सपोज, और अपन ने यहाँ पे q डैश इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज रखा, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर, विच इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. सो ये फोर्स इस पे लग रहा है. अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ये +1 कूलम का चार्ज. इफ दिस q इज पॉजिटिव, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रिपेल होगा, तो ये हो जाएगा. और मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स के बराबर है. इसका मतलब सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी वैलिड होगी. ओके, अगर ये Q नेगेटिव है,
if this q is negative, तो यहां पे जो अपने q डैश रखा है जो कि +1 कूलम्ब है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये वाला हो जाएगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर r कैप। जैसे हमने कूलम्ब फोर्स में वेक्टर r कैप लगाया था ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लगा लिया। सो जो ये q है, इधर जो अपना पोजिशन वेक्टर r है, तो r कैप का डायरेक्शन भी यही हो गया, राइट, जो डायरेक्शन r का है। अब अगर q पॉजिटिव है, अगर q पॉजिटिव है, तो अपना E क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इस Q का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही है, अपॉन r स्क्वायर, और r कैप हो जाएगा। और अगर E Q नेगेटिव है, अगर Q नेगेटिव है, तो E क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ Q। मैं माइनस साइन बाहर निकाल दिया तुम्हारे को बताने के लिए, और यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ Q ले लिया है ना, अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। तो तुम देख लो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग अवे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग टुवर्ड्स द चार्ज, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी मिल गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी मिल गया, और एक सिंगल लाइन में वो पूरा का पूरा कंक्लूड कर दिया स्टेटमेंट। कैसे कंक्लूड कर दिया एक सिंगल लाइन पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द रीजन इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो तुम्हें मालूम है ना, यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स होगा, अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। सो यू कैन इजीली सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी जो है ना, इस डेफिनेशन में ही इंक्लूडेड है ना। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. मुआज एंड अहकाम, हाँ, yes, sir, yes, sir. यस बोलने में तुम्हारे को पसीना आता है यूं। उतार लिया? उतार लिया? Yes, sir. चले आगे। सो सो इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर r कैप, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ओके। एंड r कैप जो है यूनिट वेक्टर है। सो द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, वेक्टर क्वांटिटी है, एंड डायमेंशन क्या दे रखा है, m⁻1 l⁻1 t⁻−3 a⁻−1, ओके। डायमेंशन को एक बार देख लो, याद तो होगा नहीं लेकिन थोड़ा सा फीलिंग आना जाना चाहिए इसका डायमेंशन का, m⁻1 l⁻1 t⁻−3 a⁻−1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन है, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक बार देख लो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज बी रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि कोई भी चार्ज जहां पे भी रखोगे तो हमेशा उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, सो इट विल ऑलवेज बी रेडियली आउटवर्ड। इट इज लाइक दिस, है ना।
इसका क्या मतलब है कि अगर तुमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, कहीं पे भी, तो इस इन एरो के डायरेक्शन में ही इस पे फोर्स लगेगा, राइट? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, +1 कूलम चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज जो रिपेल ही करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा वो एरो ये बनेंगे। ओके, और अगर यही चार्ज नेगेटिव होता, अगर यही चार्ज नेगेटिव होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता? इट वुड हैव बीन कमिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ऐसे रेडियली अंदर की तरफ आ रहा होता। ये पॉइंट चार्ज है, हाँ? वाई? क्योंकि अगर अपन यहाँ पे इस केस में अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं +1 कूलम का कहीं पे भी, तो ये नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, राइट? ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? +1 कूलम को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, तो उस पर फोर्स नेगेटिव चार्ज की तरफ लग रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अभी तुम्हें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इंडिविजुअल, अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दिए, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने आ गई, राइट? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना नहीं रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो इन और एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन ये होगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना नहीं सीखा है, ये डायरेक्शन बता रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम ऐसे ही बनाएंगे फील्ड लाइंस को, सो नियरली कुछ कुछ सेम ही है, बट यहीं पे मैंने डायरेक्शन बनाया, तो एक तरह से फील्ड लाइंस बनाना भी सीख लिया हम लोग। इज दिस क्लियर? एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। The electric field due to Q through defined operational in terms of the positive charge test Q naught is independent of Q naught. Okay. यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया? अगर सपोज कर लो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। सपोज ये चार्ज Q है और यहाँ पे चार्ज Q नॉट रखा हुआ है, तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है? ये लग रहा है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप। इस डेफिनेशन में ऐसा लग रहा है कि E Q नॉट पे डिपेंड करता है, बट एक्चुअली अगर तुम ये वाला फॉर्मूला देखोगे, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q नॉट, है ना? E इज independent of Q naught. How we define is electric field is equal to the force exerted on the unit positive charge, that is per unit positive charge. तो हम Q naught पे फोर्स निकाल के डिवाइड बाय Q naught करते हैं, बट एक्चुअली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q naught, क्योंकि ये वाले एक्सप्रेशन में Q naught कहीं पे आ ही नहीं रहा है। ओके? सो क्या होता है, बुक में क्वेश्चन ऐसे लिखा जाता है कि E is equal to F upon Q naught, and it asks you E varies proportional to Q naught, inversely proportional to Q naught, is independent of Q naught, एंड स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैरी ओवर होके बोल देते हैं E is inversely proportional to Q naught. ओके, इसको देख के ऐसा बोल देते हैं, दिस इज रॉन्ग। E is independent of Q naught. E depends on Q, जिसकी वजह से है। E depends on Q, जिसकी वजह से है। ओके, नॉट जिस पे लग रहा है। ओके, इज दिस क्लियर? The test charge Q naught Yes, should be sir. very small. Otherwise, it will affect the charge distribution, causing the electric field and hence modify the quantity which is to be measured. अगर तुम्हें इस चार्ज Q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E कैलकुलेट करना है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E? यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट, ओके? देन व्हाट विल यू डू इज यू विल प्लेस अ टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज लाओगे Q नॉट और उसको यहाँ पे रखोगे, एंड देन यू फाइंड व्हाट इज द फोर्स। इस पे फोर्स मेजर करोगे, बिकॉज दैट इज समथिंग विच यू कैन मेजर, है ना? इस पे फोर्स मेजर करोगे, एंड देन यू विल से E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो एक्चुअली तो E should be independent of Q naught, right?
बट इफ यू प्लेस क्यू नॉट हियर, तो क्यू नॉट क्या करेगा? क्यू नॉट विल अट्रैक्ट और रिपेल द चार्जेस इन नेबरहुड, चार्जेस इन नेबरहुड। और अगर ऐसा हुआ तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। चार्ज जो बगल में चार्जेस है या तो अट्रैक्ट होंगे, रिपेल होंगे, तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो जब हम क्यू नॉट पे फोर्स मेजर करेंगे ना, वो एक्चुअल फोर्स नहीं होना होगा, क्योंकि वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही मॉडिफाई हो गया। सो इफ यू वांट टू एग्जैक्टली मेजर ई, दिस क्यू नॉट must be as small as possible, as small as possible, ताकि वो सराउंडिंग के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल भी चेंज ना कर सके। This Q naught should be as small as possible so that it does not affect the surrounding charges. Is this clear? Yes, sir. Now when I saying कि Q naught बहुत छोटा होना चाहिए, अफेक्ट का नेबरिंग चार्ज को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे होगा। सपोज कर लो कि ये चार्ज Q है जिसको अपन यहाँ पे हैंग कर रखा है। ओके, हैंग इसलिए कर रखा है ताकि अपने को पता चले कि नाउ दिस इज फ्री टू मूव, है ना, ये फ्री टू मूव है। इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, तो अपन क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को जो है एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को यहाँ पे लाके रखेंगे। ओके, so suppose this Q naught and Q have the same magnitude. Suppose this Q naught and Q have the same magnitude. तो Q और Q naught क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब Q और Q naught एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस Q पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये क्या होगा, ये डेविएट होके इधर आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये Q डिस्टर्ब हो गया अपनी पोजीशन से। तो अगर ये ओरिजिनल डिस्टेंस R है, तो अब तो डिस्टेंस मॉडिफाई हो गया, R डैश हो गया, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दिस Q naught is exerting the force on Q और सराउंडिंग चार्ज को अपन मान लेते हैं कि सराउंडिंग में कोई चार्ज है ही नहीं, अज्यूम कर लो खाली सिंपल चार्ज Q है। तो अगर ये डिस्टर्ब नहीं होता तो फोर्स क्या होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, एक्चुअल फोर्स ये होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि तो मूव हो गया, तो अपन जो फोर्स मेजर करेंगे एफ डैश, वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R डैश का स्क्वायर। So we'll measure this force and we'll not measure this force. तो हम गलत फोर्स को मेजर करेंगे। एंड वी मेजर दिस फोर्स, तो जब हम E कैलकुलेट करेंगे वो क्या आ जाएगा, E डैश F डैश अपॉन Q नॉट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डैश स्क्वायर। और एक्चुअली कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। नाउ बिकॉज R डैश इज ग्रेटर देन R, सो E डैश विल बी लेस देन E, तो हम जो E डैश मेजर करेंगे वो लेस देन E होगा अगर ये दोनों सेम चार्ज है। और अगर ये अपोजिट होता तो इसको अट्रैक्ट कर लेता, तो ये यहाँ पे मूव हो जाता। अगर ये अपोजिट, तो फिर R डैश कम हो जाता, E डैश E से बड़ा हो जाता। सो डिपेंडिंग अपन, एनीवे ये जो टेस्ट चार्ज है, हम जब टेस्ट चार्ज रखते हैं ना इसको, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रख लेना। तो अगर ये पॉजिटिव है तो रिपेल होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो दोनों केस में जो तुम अफेक्टिव ई मेजर करोगे ना, वो एक्चुअल ई से या तो कम होगा या ज्यादा होगा, डिपेंडिंग अपॉन क्यू और क्यू नॉट एक दूसरे को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। इसीलिए ओके, ये तो ठीक है, मैंने लटका रखा है यहाँ पे तो मेरे को मालूम है कोई दूर जा रहा है, बट एक्चुअली यू डोंट नो ना व्हाट इज द चार्ज इन द रूम। अभी यहाँ पे रूम में कितने चार्जेस है,
तो यू टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो मैं यहाँ पे जाके कोई भी चार्ज को रख लूंगा रूम में, इस रूम में, तो आसपास के जितने भी चार्जेस है वो या तो अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे, उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। सो वट एवर ई आई विल मेजर नाउ आफ्टर ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज will be actually different from what is the actual E here. So the smaller the Q naught is, जितना Q naught छोटा होगा उतना तुम्हारा E को एक्यूरेसी में एक्यूरेट होगा, कि वो उतना कम डिस्टर्ब करेगा नेबरिंग चार्जेस को। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गया? Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी क्या? फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है then the electric field is directed radially outward. पहला प्रॉपर्टी क्या है? फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड is directed radially outward. Okay. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? फॉर नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। तो मैं ऐसा बनाता हूँ इसको कि अगर इस पॉइंट पे निकालना है देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। अगर इस पॉइंट पे निकालना है देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज है, और अगर इस पॉइंट पे निकालना है देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड। फॉर नेगेटिव चार्ज मतलब बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड is directed radially inward. It obeys superposition principle. That is, the electric field at a point due to charge distribution is a vector sum of the field due to individual charges. Okay. So, अगर इस पॉइंट पे अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, सपोज ये Q1 की वजह से ये है और Q2 की वजह से ये है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्चुअली ये होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड which is superposition of E1 and E2। तो ये E1 E2 एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ना, ये तो होंगे ही नहीं। हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला आ जाएगा।
देयर इज नथिंग लाइक E1 एंड E2. वो पेपर पे है. एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड E जब मेजर करोगे तो ये मिलेगा. It obeys superposition principle, so it will be a vector sum. So there is superposition of E1 and E2, that is vector sum of E1 and E2, not scalar sum, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आएगा. The electric field due to charge Q is dependent on the space coordinate R. Okay, so electric field E is inversely proportional to R square, space coordinate R. In fact, it also depends on the medium. It also depends on medium, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है. सो अगर किसी और मीडियम में ले जाओगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा. परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, अभी हम परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस यूज कर रहे हैं, फिर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आ जाएगा. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला एग्जांपल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ई मेजर जो है वो एफ अपन क्यू नॉट से थोड़ा सा कम होगा, बिकॉज क्यू नॉट की जगह क्यू हल्का सा रिपेल हो जाएगा, है ना. यही सवाल अभी मैंने एक्सप्लेन किया था. वी डोंट हैव टू डिस्कस दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, अभी तक मैं तुम्हारा समझा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो दिस वाज द डायरेक्शन. मतलब मैंने खाली बना दिया था एरो, बट दिस वाज सिंपली डायरेक्शन. अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ये एक्चुअली आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हम इसको कल कंप्लीट करेंगे. एक इंट्रोडक्शन दे दो. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? सो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जमीन आसमान का फर्क है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी, है ना, वो एग्जिस्ट करती है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी, है ना, जो एग्जिस्ट करती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी जो एग्जिस्ट करती है, उसमें तो कुछ भी नहीं. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जस्ट एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट. ये तो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख तो सकते नहीं है. सो इफ वांट टू रिप्रेजेंट इट ऑन पेपर कि कैसा होगा, so we draw the electric field lines. The electric field lines are imaginary directed curved lines such that the tangent at a point on the curve gives the direction of the force on a positive charge, or it gives the direction of the electric field. इस पॉइंट को अच्छे से लिख लो. अभी मैंने बोला these are the imaginary lines, है ना. तो यहाँ पे मैं क्या बोला, imaginary directed curved lines. So suppose अगर मैं कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया हूं ऐसा, so this is a electric field line. अभी तक तो अपन स्ट्रेट लाइन बना रहे थे. सपोज दिस इज अ इमेजिनरी फील्ड लाइन, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कर्व्ड लाइन, है ना, ये कर्व्ड लाइन है. सो व्हाट इज इट सेइंग? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी डायरेक्टेड कर्व्ड लाइंस. दीज आर डायरेक्टेड. डायरेक्टेड क्यों है? क्योंकि इससे हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा. सो दीज आर डायरेक्टेड कर्व लाइन सच दैट अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द कर्व. सो जैसे कि ये पॉइंट ले लिया तो इस पॉइंट का टेंजेंट टी हो जाएगा, और ये पॉइंट ले लिया तो इस पॉइंट का टेंजेंट ये हो जाएगा. अगर ये पॉइंट लिया तो इस पॉइंट का टेंजेंट ये हो जाएगा. तो हर पॉइंट पे जहां पे टेंजेंट बनाओगे, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज. तो अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख लोगे इन पॉइंट्स पे, तो ये टेंजेंट का डायरेक्शन है ना, इसी डायरेक्शन में इन पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा. So that is why these curved lines will give the direction of the force on the positive charge or direction of the electric field. कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा. So at every point it will give us that. Okay, so you have to know कि directed curve किस डायरेक्शन में. So this can be the directed curve or this can be the directed curve. तो अगर ये directed curve ऐसा है, then the force will be in this direction. और अगर ये directed curve ऐसा है, then the force will be in this direction. So you should know the directed curve. इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टेड लिखा है. So तो कर्व लाइन डायरेक्टेड है, और हर पॉइंट पे उस कर्व पे जो टेंजेंट होगा
वो उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन बताएगा। एंड द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है दैट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लिया, ये लाइन लिख ली, for direction of the force on the positive charge and the direction of the electric field, दोनों चीज सेम है, which is given by the tangent at this point। और टेंजेंट का डायरेक्शन तुम्हारे को कर्व लाइन के डायरेक्शन से पता चलेगा, बिकॉज अगर ये कर्व है सपोज, तो टेंजेंट तो ये होगा, तो टेंजेंट का डायरेक्शन कैसे मिलेगा तुम्हारे को? अगर कर्व लाइन का डायरेक्शन ये है तो टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, और इसी कर्व लाइन पे कर्व लाइन का डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उसका डायरेक्शन ये होगा। तो टेंजेंट जो कर्व लाइन है उसका डायरेक्शन से तुम्हारे को टेंजेंट का डायरेक्शन मिलेगा। ओके, क्लियर हो गया? सो नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर कर लेंगे। ओके, एनी डाउट?